अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब है हिस्ट्री का जेनरिक इलेक्टिव, यूनिट सेकंड है ये, थीम्स इन हिस्ट्री। इसमें आप लोगों को बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्य एंड गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वहाँ पर इकोनॉमी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, पॉलिटी क्या थी, और वो किंग्स का रिलीजन क्या था, और उन्होंने कैसे कैसे रूल किया, और फिर इनका रिलीजन एक्सपैंड कैसे हो गया, और उसमें डिक्लिनेशन कैसे हो गई। ये सब मैं वन बाय वन स्लाइड, और इवन इसमें मैं स्ट्रक्चर भी बता दूंगा आपको, हियरार्किकल सिस्टम के कैसे किंग के अंडर कौन रहता था, फिर उसके अंडर उसके अंडर उसके अंडर, तो ये सब स्ट्रक्चर भी बता दूंगा। और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने कैसे एक्सपैंड किया, फिर इसका डिक्लाइन कैसे आ गई, ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। हम रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिसको इसके अलावा क्लास देनी है, क्योंकि कल और परसों, आज और कल जो था नेट हमारा बंद था, इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया। सेकंड यूनिट को आज मैं कर रहा हूँ। जिसको भी इंटरेस्ट है क्लास देने की, 9:30 क्लास स्टार्ट होती है हिस्ट्री की, 10:30 तक। प्लीज़ थीम्स इन हिस्ट्री आ जाइए वाइज ऐप पे, मैं पढ़ाऊँगा। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि जिसको भी डिफ़िकल्ट लगे ये यूनिट, उसको ये ईजी हो जाएगा। बाकी थैंक यू। अब जनरल इलेक्टिव हिस्ट्री है, थीम्स इन हिस्ट्री, 5th सेमेस्टर, यूनिट 2। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्फर्मेटिव मूवमेंट्स, जिसमें जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म है। पहले पढ़ेंगे बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का जो फाउंडर मेंबर है गौतम बुद्धा है, जो एक्चुअली नेपाल में पैदा हुए हैं, जिसका मतलब जिस जगह का नाम है कपिला वास्तव, और वो 5th सेंचुरी में पैदा हुए। फिर 2 मिलीनियम्स तक, मीनस 200 ईयर्स तक कंटिन्यूली बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ। कहाँ पर? सेंट्रल, साउथ एशियन, ईस्ट एशिया, इन मतलब कंट्रीज़ में विद इन नियर अबाउट 2 मिलीनियम्स में ये मतलब स्प्रेड हुआ। मीन्स 5th सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी तक ये पूरा स्प्रेड हुआ था। और ये क्या है? ये एक्चुअली हियरार्किकल, और जो हियरार्किकल और इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी थी, पुरानी आइडियोलॉजी थी, उसको इसने रिजेक्ट किया और नया कंसेप्ट लाया इक्वालिटी का सोसाइटी में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म है क्या? बुद्धिज़्म जो है, इसकी मीनिंग है एनलाइटमेंट। और ये सिद्धार्था गौतम बुद्धा 5th सेंचुरी में आए, उन्होंने ही ये इस रिलीजन को स्प्रेड आउट किया। और फिर उसके बाद इसका मेन मतलब क्या होता है? मेन है नरवाना। नरवाना का मतलब होता है एनलाइटमेंट, रोशनी लाना। और विदाउट डिज़ायर, इंसान को किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, ख्वाहिश के बगैर ट्रुथ को फैलाना, वही मकसद था बुद्धिज़्म का। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक्चुअली 4 नोबल ट्रुथ्स पे मतलब काम किया। उसके बाद उन्होंने 8 मतलब 8 फोल्ड पाथ्स दिए। सबसे पहले जो 4 नोबल ट्रुथ्स थे, वो सबसे पहला ये था, सफरिंग। हर एक क्रिएचर को सफरिंग होती है। और दूसरा है क्या काज है, क्या कारण है उस सफरिंग का। तीसरा है कि उस सफरिंग को कैसे मतलब एंड किया जाए, किस की वजह से उस चीज़ को एंड किया जाए। और फोर्थ है फिर जो ये सफरिंग है, ये किस की वजह से ख़त्म हो गई है, क्या क्या कारण है उसके। उसके बाद 8 नोबल फोल्ड पाथ्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले राइट व्यू पॉइंट, दूसरा राइट वैल्यूज़, तीसरा राइट स्पीच, चौथा राइट एक्शन, पांचवा राइट लाइवलीहुड, छठा राइट इफोर्ट्स, सातवां राइट माइंडफुलनेस, और आठवां राइट मेडिटेशन स्टेट। राइट व्यू पॉइंट का क्या होता है? ये होता है कि हमें राइट डायरेक्शन में चलना चाहिए, राइट इथिक्स, राइट वैल्यू रखना चाहिए माइंड में। किसी को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने वर्ड्स से हमारे एक्शंस राइट डायरेक्शन में होने चाहिए, उससे किसी को मतलब तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हमारा जो मतलब जो हम कमाते हैं, वो जॉब बहुत अच्छा होना चाहिए, उससे दूसरों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ड्रग डीलिंग आजकल बहुत सारे लोग करते हैं कश्मीर में, उससे दूसरों के बच्चे हर्ट होते हैं, या हथियार बनाते हैं, उससे दूसरे बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है। या हिंदुत्व मतलब हिंदुस्तान में है, वो दूसरे बच्चों को तो दरबदर करते हैं और अपने बच्चों को फॉरेन में जॉब करते हैं या बाकी चीज़ें। या राइट एफर्ट्स लगाने हैं, माइंड सेटअप जो क्लियर कॉन्शियसनेस रखना है, और एनलाइटमेंट लगाना है, इस ईगो को डिसअपियर करना है। उसके बाद विद इन द 1 सेंचुरी जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स थे, वो पूरे स्प्रेड हुए ईस्ट इंडिया में। किंग्स और एलिट्स ने बहुत मदद की इसको एक्सपेंड करने में 2nd सेंचुरी में। इसके बाद ये श्रीलंका में फैला, एशिया में फैला 4th एंड 5th सेंचुरी में। फिर इंपॉर्टेंट रीजंस थे बुद्धिज्म फैला क्यों इंडिया में। सबसे पहले ये लिबरल और डेमोक्रेटिक आइडियालॉजी पे काम करते थे। ये लोगों का दिल ईजिली जीतते थे। सिंपल लैंग्वेज थी इनकी, पाली लैंग्वेज, वो सब बोलते थे, इसलिए ये स्प्रेड हो गया। उसके बाद पर्सनैलिटी जो बुद्धिस्ट की थी, वो बहुत काइंड था और ईगो लेस था। उसके बाद इनएक्सपेंसिव, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता था किसी को भी रिलीजन चेंज करने में, इसमें गिफ्ट्स नहीं लगते थे। और उसके बाद जो बुद्धिस्ट की इमेज थी पूरी दुनिया में, वो बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से ये राइज हुआ। अब देखते हैं काज क्या थे बुद्धिज़्म को डिक्लाइन होने में इंग्लिश मतलब इंडिया में। सबसे पहले क्या था? ये इन्होंने करप्शन किया। जितने भी ये पादरी वादरी थे, मॉन्क्स थे, उन्होंने मतलब ये किया कि लग्जरियस लाइफ जीना शुरू किया। उनको गिफ्ट्स चाहिए थे, बाकी चीज़ें चाहिए, इन्होंने उसकी डिमांड की, इसकी वजह से करप्शन
कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये डिक्लाइन हुआ। दूसरा है कि हिंदुइज़्म में रिफॉर्म्स आ गए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को सिंपल किया, और जब वो सिंपल हो गया तो ऑटोमेटिकली बुद्धिज़्म की पॉपुलरिटी कम हो गई। बुद्धिज़्म, जैसे मैंने पहले ही कहा, दो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, पाली और प्राकृत लैंग्वेज पे ही ये डिपेंड था, और ये लोगों की लैंग्वेज थी, मतलब कॉमन लैंग्वेज थी उन लोगों की। जैसे हम कश्मीरी बोलते थे, अगर हम कुरान की कोई भी आवत कश्मीरी में मतलब एक्सप्लेन करेंगे तो समझ आ जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को पाली और प्राकृत लैंग्वेज में मतलब एक्सपेंड किया, और उसी टेक्स्ट में इसको एक्सपेंड किया। इसलिए संस्कृत जो था, हिंदूज़ ने फिर संस्कृत को क्या किया, रिप्लेस किया उस लैंग्वेज को, और पाली और प्राकृत को डाउन किया। इसलिए इस मतलब बुद्धिज़्म डिक्लाइन आ गया। उसके बाद स्प्लिट हो गया, बुद्धिज़्म खुद ब खुद दो डिविजन्स में हो गया, और जब ये डिफरेंट डिविजन्स हो गया, इसकी इंटरेस्ट कम हो गई, और जो रॉयल पैट्रोनेज थी, जो इनकी फेम थी, अशोका की, कनिका की या हर्षवर्धन की, वो किंग्स की बहुत ज़्यादा फेम थी। जो बाकी किंग्स थे बुद्धिज़्म में, उनकी उतनी फेम नहीं थी, इसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ। अब सिक्स्थ क्या है, जो हिंदू प्रीचर्स थे, उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। उन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया और उनको दिखा दी अपनी सुपीरियरिटी। हिंदुइज्म की सुपीरियरिटी जब उन्होंने बुद्धिज़्म पे दिखाई तो ऑटोमेटिकली वो डिक्लाइन हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट है जैनिज़्म। जैनिज़्म कैसे इमर्ज हुआ। जैनिज़्म जो थी वो भी पाथ है एनलाइटमेंट की, नॉन वायलेंस की, और वो कभी भी हार्म नहीं करते थे, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग, प्लांट हो या एनिमल हो। तो इसकी वजह से क्या, हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म डिक्लाइन हो गया और जैनिज़्म की बर्थ हो गई। और इनका मेन फोकस क्या था, मेन था इनको बर्थ होती है, फिर डेथ होती है, फिर रिबर्थ होती है। किसके बेस पे, अगर कोई कौन सा अच्छा काम करेगा तो उसकी बर्थ दूसरे जन्म में अच्छी होगी, अगर वो बुरा काम करेगा तो वो एक जानवर पैदा होगा या एक प्लांट। अब है जैनिज़्म जो थे, ये मोस्टली फॉलो करते थे महावीरा को, इनका जो 24th फोर्ड मेकर था। और उस एज में ये किस बेस पे करते थे, जैन का मतलब ही था धर्मा पे, धर्मा पे। और ये जो सन था, एक क्षेत्रीय फैमिली में ये पैदा हुआ जिनका नाम था वर्धमान महावीरा, और ये प्रिंस था। 30 साल की उम्र के बाद इसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी अच्छी सी लाइफ को छोड़ के ये 12 साल तक मतलब पूजा करता रहा, और फिर उसको एनलाइटमेंट मिला, मतलब उसको वो हासिल हुआ वो रुतबा अपने रिलीजन में। फिर इन्होंने लोगों को सिखाया अपना जैनिज़्म, और 11 इसके शिक्षक थे जिनको कहेंगे स्टूडेंट्स थे, और वो मोस्टली ब्राह्मणिज्म से कन्वर्ट हुए थे जैनिज़्म में। ये जो जैनिज़्म था, इसमें 4 फोल्ड कॉन्ग्रेगेशन थी, जिसमें जितने भी मतलब इनके पुजारी थे और पुजारिन भी इसमें थी, वुमेन भी थी। ये 4 चीज़ों पे भरोसा करते, 3 जिवल्स, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। उसके बाद इनका जो डॉक्ट्रिन था जैनिज़्म का, वो था कि प्योरिफिकेशन, अपने सोल को प्योरीफाई कैसे किया जाए, बाहर की बुराइयों से उनको दूर कैसे किया जाए, बॉडी से उसको अलग कैसे किया जाए, और वो सोल प्योर रहे और उसमें एनलाइटमेंट मिले, और कंसेप्ट ऑफ रियलिटी उसको हासिल हो जाए, रुतबा हासिल हो जाए। अब देख लीजिए मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी कैसी है। मौर्य एम्पायर जो था, ये सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कैसा कहाँ से मिली, जो चाणक्य में लिखा हुआ या अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, वहीं से ये नॉलेज मिली है। जो मौर्य पॉलिटिकल सिस्टम था, इन्होंने कम से कम 100 साल रूल किया है। किसके बाद, वैदिक एज के बाद, 4th सेंचुरी BC में ये आया। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के 4 प्रोविंसेस थे, मीन्स 4 मतलब डिविजन्स थे या 4 रीजन्स थे। सबसे पहले तोसाला ईस्ट में था, उज्जैन वेस्ट में था, सुवर नगरी जो था, सुवर नगरी वो साउथ में था, टैक्साला था नॉर्थ में। और सेंट्रल सिस्टम को ही कंट्रोल करता था किंग, जो बादशाह होता था, और उसके फिर 4 रीजन्स के सफ़ीर होते थे। अकॉर्डिंग टू मैगस्थीन्स में अगर देखेंगे, उसमें एक्चुअली जो मौर्य एम्पायर था, उसमें 6 लाख इन्फेंट्री आर्मी थी, 30,000 कैवलरी थी, और उसके बाद 9,000 वॉर एलिफेंट्स यूज़ होते थे जंग में। और इसमें इनको एस्पोनेज मीन्स सीक्रेट एजेंट्स हुआ करते थे, जो हर एक ऑफिशियल और मैसेंजर को मतलब देखते थे, जानते थे कि कब वार होने वाला है, क्या होने वाला था। और जो किंग था वो कलेक्ट करता था टैक्सेस फार्मर से, ट्रेडर्स से, क्राफ्ट्समैन से, उसके
अलावा यही चलाता था पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। सुपर स्ट्रक्चर जो था किंग ही सिलेक्ट करता था मिनिस्टर्स को और हाई ऑफिशियल्स को। उसके बाद मंत्री परिषद जो होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको भी सिलेक्ट करता था। उसमें से वो मतलब हेड को भी वही चुनता था, चीफ प्रीस्ट सेनापति को भी वही चुनता था। हर एक डिपार्टमेंट का इनका अलग अलग चीफ होता था। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सैनिदाता, जिसको चीफ ट्रेजरर ऑफिसर कहते थे, वो कलेक्ट रेवेन्यू करता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट में हेड होता था और उसके बाद मतलब 6 सब कमिटीज़ बनी होती थी मिलिट्री की। फिर सेकंड ऑफिसर होता था, नेवी का अलग होता था, ट्रांसपोर्टेशन का अलग होता था, फुट सोल्जर्स का अलग होता था, हॉर्सेस का अलग होता था, कैरेट्स का अलग होता था, और एलिफेंट जो मतलब एलिफेंट्स की जो आर्मी होती थी, एलिफेंट्स पे जो आर्मी होती थी, उनका हेड अलग होता था। और उसके अलावा इनके सीक्रेट एजेंट्स तो होते थे, जैसे इनको एस्पोनेज डिपार्टमेंट कहते थे। मीन्स जैसे सीआईडी का डिपार्टमेंट आजकल पुलिस में है, वैसे ही वहाँ पर होता था। पुलिस डिपार्टमेंट में जेल भी होता था, जिसको बंधागरा कहते थे। उसमें एक लॉकअप होता था, जिसको चराका कहते थे, और प्रिंसिपल हेड क्वार्टर पुलिस स्टेशन होता था। देख लीजिए, जो मौर्यन का सेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम था, उसमें हेड जो होता था वो किंग होता था। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसी के अंडर में होती थी। एक रूलर होता था। उसके बाद अलग अलग डिविजन्स, 3 डिविजन्स होते हैं, न्यूक्लियस और मेट्रोपॉलिटन रीजन, कोर रीजन और पेरिफेरी रीजन। न्यूक्लियर रीजन जो होता था वो टेरिटरी कैपिटल सिटी के इर्द गिर्द होती थी। उसमें डायरेक्टली किंग कंट्रोल करता था और वही सेंट्रल ऑफिशियल होता है। उसके बाद कोर रीजन जो होता था वो डिफरेंट प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा रहता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर तहसील होते हैं या ब्लॉक्स होते थे, वैसे ही उनमें होता था, और उसमें अलग अलग हेड होता था। उसके बाद पेरिफेरी एरिया जो होता है वो ट्राइबल रीजन्स का दूर दराज ऑटोनॉमस रूलर होता था उनका, लेकिन वो भी कंट्रोल करता था मेन किंग ही वहाँ पर। मौर्यंस जो करते थे वो एंजॉय करते थे एम्पायर को ऐसे। तीर्थास, इनमें 18 कैटेगरीज होती थी जो हेड ऑफिसर्स होते थे। ये हेड पॉलिटिकल सिस्टम होता था। और उसके बाद उसके अंडर होते थे अदाकाशिया जो 27 होते थे, सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी। उसके अंडर होते थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, महामंत्री और आमत्याज, ये नेक्स्ट कैटेगरी होती थी। इनको अपॉइंट करता था बादशाह, वहाँ का किंग। अशोका दामा और धर्मा, अशोका जो बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे 238 बीसी में, उनकी जो पॉलिसी थी, जो उनकी लाइफ थी, वो अट्रैक्ट होती थे लोगों के ज़रिए, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स हिज प्रजा, उसकी प्रजा के टुवर्ड्स वो बहुत ही लॉयल लाइफ जीते थे और अच्छा व्यवहार था उनका उनकी प्रजा के। वो फेथफुल थे और रूल्स और रेगुलेशंस पे चलते थे। अशोका का मेन जो आइडिया था वो पैटर्नल किनशिप था। वो हर एक अपनी प्रजा को बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और हर एक मतलब सिटीज़न को वहाँ चाहते थे उसका वेलफेयर हो जाए, उसका भला हो जाए, और हर एक को गाइड करते थे कि जो भी बुज़ुर्ग होगा उसको पेरेंट की तरह ट्रीट करो, टीचर्स की तरह ट्रीट करो, और हिंसा का मतलब धर्म छोड़ के अहिंसा को अपनाओ और ट्रुथफुल वे ऑफ लाइफ अपनाओ। जो अशोका की मतलब आइडिया थे वो हमेशा एनिमल स्लाटरिंग, मींस जो एनिमल्स को हम मारते थे, उनको सेक्रीफाइस करते थे, उसके ख़िलाफ़ थे। उसके बाद उनका क्या था, वो हमेशा कहते थे कि चाहे सर्वेंट्स हो, एनिमल्स हो और प्रिजनर्स हो, उनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट करो और टॉलरेंस को अपना रिलीजन बनाओ और धर्मा पे काम करो, मींस धर्मा पे काम करो, न कि वॉर पे। और उसने अपने मिशनरीज़ को पूरे दुनिया में फैलाया हुआ था और उसने अपने बेटे महिंद्रा और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, और उनके इम्पोर्टेंट जो एडिक्ट्स थे रिटन वो पाली में थे और प्राकृत में थे। ब्राह्मण स्क्रिप्ट जो कहते थे, मतलब अपनी यही लैंग्वेज थी उनकी। और समटाइम्स उन्होंने लिखा, ग्रीक में भी उन्होंने चंद चीज़ें लिखी। और लैंग्वेज वो हमेशा मानते थे कि लैंग्वेज ही एक पिलर है सोसाइटी का जिससे डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है गुप्ता एज पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी। जो गुप्ता एम्पायर है एंशेंट इंडिया में, ये मिड 3rd सेंचुरी AD से लेके 550 AD तक, लेकिन इनका जो पीक टाइम था, जेनिथ टाइम था, वो 319 से लेके 467 AD तक था। और ये पूरे कंटिनेंट में फैल गया। इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत हुआ। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किंग था हेड, मेन फिगर, और उसको क्या कहते थे, सम्राट भी कहते थे, चक्रवर्ती भी कहते थे, परेश्वरम भी कहते थे। मीन्स गॉड के बाद इवन चंद लोग गॉड से इक्वल मतलब इसको दर्जा देते थे। उसको वर्ना भी कहते थे या इंद्रा भी कहते थे, अलग अलग गॉड्स के नाम से उनको बुलाते थे।
और वो मोस्ट पावरफुल हुआ करते थे वर्ल्ड में, वो बादशाह। मैप में देख लीजिए जो ये पीरियड था, गुप्ता पीरियड 370 AD में सबसे इनका ज़्यादा बोलबाला था। अगर आप देखेंगे मथुरा में थे ये, विदिशा में थे जो आजकल MP में आता है, मालवा रीजन, और गुप्ता पीरियड इसी में था। और सेंटर देख लीजिए, यहाँ पर सेंटर है साकिता, और उसके बाद पेरिफेरी एरिया है, उसके बाद दूसरा पेरिफेरी एरिया है, दूर दूर के इलाके पर इनका मतलब कब्ज़ा था। अब डायग्राम में देखिए गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन, किंग, अमत्याज, महादंदा नायकस, उन ये तीनों को छोड़ के फिर किंगडम मेन माना जाता था। किंगडम के बाद प्रोविंसेस आते थे जिसको बोक्तीज कहते थे, उसके बाद विशयाज आते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट्स आता था, फिर विलेज आता था, और विलेज का जो हेड होता था वो विलेज हेडमैन कहलाता था। अगर देखेंगे जो हियरार्की होती थी, मीन्स डिवीजन होता था पूरे एम्पायर का, वो 6 भागों में डिवाइड होता था, 6 हिस्सों में। सबसे गुप्ता पीरियड जो था वहाँ जो एम्पायर किंग होता था उसको राजा कहते थे, या देशक कहते थे, या पृथ्वी कहते थे, या अवनी कहते थे, उसको किंग। और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। जो सेकंड लेवल पे था 26 प्रोविंसेस थे अलग अलग, जैसे इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर अलग अलग स्टेट्स थे। तब भी 26 प्रोविंसेस थे जिनको हम बुक्तीज कहते थे, या देशाज कहते थे, या बोगाज कहते थे। वो मतलब गवर्न उन पे कौन करता था, उपारिकाज उनका नाम था, या जिसको गुप्ता कहते थे, जिसको बोगिका कहते थे, जिसको बोगीपति कहते थे, वो उस पर रूल करता था। फिर थर्ड लेवल ऑफ प्रोविंसेस क्या था, वो सब डिवाइड होते थे डिस्ट्रिक्ट्स पे, उनको वेश्याज कहते थे, जो मैंने पहले डायग्राम में दिखा दिया। उसके बाद ईच वेश्या जो था उसको कौन रूल करता था, रॉयल ऑफिशियल, जिसका नाम वेश्यापति था। उसके बाद फोर्थ लेवल पे जो वेश्याज थे उनको सब डिवाइड किया जाता था, जिसका नाम था विथाज, या जिसको कहते हैं ना नगाराज। उसके बाद फोर्थ लेवल के बाद फिफ्थ लेवल आता है विथाज और नगाराज, जो डिवाइड होते थे इनटू ग्रामाज और विलेजेस। और एक यूनियन होता था विलेजेस का, उसको पिथाका कहते थे या संताका कहते थे। उसके बाद सिक्स्थ लेवल पे स्मॉल यूनिट्स जो होते थे, या डिवीजन अगर किया जाएगा विलेज का, उसको अग्रहारा कहते थे या पता कहते थे सिक्स्थ लेवल पे। अब जो बादशाह किंग होता था वो क्या क्या पॉलिसी अपना था, वो डिसाइड करता था जंग करना है या पीसफुल रहना है, वो डिसाइड करता, आर्मी को हेड करता था, प्रोटेक्ट करता था अपने लोगों को, अपने रीजन को सपोर्ट करता था, रिलीजन। उसके बाद अपॉइंट करता था सुप्रीम जजेस को, जो डिसाइड करते थे कि रिलीजन के बारे में, कस्टम्स के बारे में। अपॉइंट करता था वो सेंट्रल और प्रोविंशियल ऑफिसर्स को, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और रिटन ऑर्डर्स निकालता था ऑफिशियल्स के लिए। और लेकिन उस ज़माने में जितने भी मंत्रिमंडल्स थे या मंत्री परिषद थे, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं था कितने होने हैं इसमें। गुप्ता एम्पायर में था, पहले किंग होता था, उसके बाद उनके चीफ मिनिस्टर्स होते थे या जिनको सेनापतिज कहते थे। उसमें फिर राजा उसको कहते थे किंग को, या देशा या मंडला या पृथ्वी या अवनी। उसके बाद जो बादशाह होता था वो प्रोविंसेस में भक्ति, जैसे मैंने पहले ही कहा, भोगा और परिषद्स में उसको डिवाइड करता था। उसके बाद फर्दर डिवीजन होता था विशयाज के में, विषय या जो होता था या पतीज होता था। उसके बाद जो विशयाज था वो फर्दर डिवाइड होता था नागाराज में या नागाराज स्मॉलर डिवीजन्स में। जो स्मॉलर डिवीजन्स नागाराज होते थे वो विलेजेस बनाते थे, विथिया जो होता था वो विशा बनाता था, और जो ग्रुप कलेक्ट करता था विलेजेस कंबाइंड टुगेदर, उनको पिथाका कहते थे या संताका कहते थे। और स्मॉल यूनिट जो विलेज का होता था उसको अग्रहारा कहते थे या पता कहते थे। अब जो गुप्ता इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती थी, की क्या क्या था, सबसे पहले वहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। वो एग्रीकल्चर से ही रेवेन्यू लेते थे, मीन्स जितना भी क्रॉप पैदा करते थे उससे वो टैक्सेस ले लेते थे, उसी पे अपना मतलब किंगडम चलाते थे। उसके बाद क्राफ्ट्स प्रोडक्शन थी, जैसे टैक्साला बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी तब तक। मथुरा था, राजघाट था, पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र जिसको कहते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट थे जहाँ पर क्या क्या, जहाँ पर बनाते थे स्टोन के ऑब्जेक्ट्स, गिलास या मेटल्स बनाते थे, या मतलब टाराकोटास बनाते थे, या बीड्स डिफरेंट स्टोन्स के बनाते थे उस टाइम में। और उसके बाद सिल्क बनाते थे, क्लॉथ्स बनाते थे उनके। उसके अलावा वो कटिंग, पॉलिशिंग और प्रेशस स्टोन्स पे, जैसे जस्पर इम्पॉर्टेंट स्टोन है, कॉर्डजाइट है, लेपस है, लोजीला है, ये इम्पॉर्टेंट थे। इनका फॉरेन ट्रेड करते थे, बाहर वाली कंट्रीज़ में बेचते थे इसको।
ट्रेड और कॉमर्स जो गुप्ता था, ये हमेशा क्या करते थे, गोल्डन कॉइन्स बनाते थे जिनको दीनार बोलते थे, और इसी को प्राइवेट इकोनॉमी इनकी होती थी, कॉपर सिल्वर की कॉइन्स बनाते थे और इन्हीं को ये दूसरे कंट्रीज़ में मतलब ट्रांसफ़र करते थे, या यहाँ से ये अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले जाते थे, वहाँ से कॉइन्स ले आते थे एक्सचेंज में। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, मेजर बहुत सारी थ्योरीज आ गई कि ये डिक्लाइन कैसे हुआ। चंद लोग कहते थे कि इन्हें 1000 साल तक मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन ने मतलब रूल किया, उसके बाद इसका डिक्लाइन हुआ। सबसे पहली थ्योरी है कि वैदिक्स आ गए, वैदिक आर्यन दूसरी जगह से आ गए, वो मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ के लोगों को मार डाला, हड़प्पन कल्चर को ही ख़त्म किया। और क्योंकि गॉर्डन और स्टार्ट या व्हीलर ने क्या कहा, बहुत बड़े 3 स्कॉलर थे, उन्होंने कहा जितने भी हमें स्केलेटन्स मिले किसके, हड़प्पन कल्चर के, उनमें शार्प एज्ड से उनकी हड्डियों पे निशान थे। इसका डायरेक्टली मतलब होता है बाहर से कोई इन्वेड करके आ गया और हमला किया उस स्टे पे और उसको बर्बाद किया। लीजिए इस फिगर में कि वैदिक आर्यंस बाहर से आते थे क्योंकि वो वैरियर्स थे, वैरियर्स आते हैं घोड़ों पे और वो इस हड़प्पन रीजन पे हमला करते थे और इनको मार देते थे। और क्योंकि एक्सकेवेशंस जो मिले मतलब इनकी हड्डियों पे निशान मिले, शार्प एज्ड वेपन से इन पे हमला हुआ है, तो ये प्रूव करता था ये थ्योरी दी है जॉन मार्शल ने, रॉव ने। उन्होंने कहा कि इस एरिया हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि वो रिवर के किनारे पे सेटल था, इसलिए फ्लड आ गया और वो सिटी डिस्ट्रॉय हो गई। 7 टाइम्स मतलब ज़्यादा फ्लड आ गया, पानी ज़्यादा आ गया। और दूसरा दिमित्री कहता है कि ये जो सिटी है ये इसलिए फिजियोकेमिकल एक्सप्लोजन हो गया, उसकी वजह से ये बर्न हो गया और जल गया पूरा। कैनेडी क्या कहते थे, ये मलेरिया की वजह से, एपिडेमिक मलेरिया आ गया, उसकी वजह से ये सिटी तबाह हो गया। और लंबरा क्या कहते हैं, वो कहते थे ये सिटी जो थी ये रिवर के किनारे थी और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के पता चल रहा कि जो ये घाघरा रिवर था इसका कोर्स चेंज हो गया, उसकी वजह से ये पूरे बह गए और ये सिटी ही ख़त्म हो गई। और 6th थ्योरी है लास्ट, इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि जब फ्लड्स आ गए जैसे आर्नस्टीन, वॉल्टर, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी इकोनॉमिकली इम्बैलेंस हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्यों? क्योंकि इन्होंने दूसरी जगह पे मतलब खेती बाड़ी करना शुरू किया, वहाँ इन्होंने जंगल जलाए, जंगल की वजह से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर हाई हो गया, क्लाइमेट चेंज आ गई, उसकी वजह से रेनफॉल हैवी हो गया और फ्लड्स आने लगे और ड्रॉट्स आने लगे। उसी की वजह से ये पूरा रीजन ही इरोड हो गया, ख़त्म हो गया और हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई। नेक्स्ट वैदिक एज, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। वैदिक एज जो है 1500 BC से लेके 600 BC तक हुआ। और वैदिक सिविलाइजेशन जो ये भी अलॉन्ग इंडस वैली में ही ये इनकी सिविलाइजेशन थी। उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, अर्ली वैदिक पीरियड और लेट वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो हुआ स्टार्ट 1500 BC से 1000 BC तक, और इसमें आर्यंस थे और ये सप्ता सिंधु मीन्स लैंड ऑफ 7 रिवर्स पे थे, जैसे इंडस है, ब्यास है, जहलिम है, रावी है, चिनाब है और सतलुज और सरस्वती उसी रिवर के किनारे इनका जो बसेरा था। अब वैदिक एज का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था? मोनोआर्की था। मोनोआर्की का मतलब होता है एक किंग था जिसको राजन कहते थे, उसकी हुकूमत होती थी। पैट्रियार्किकल फैमिलीज़ थी, पैट्रियार्किकल का मतलब होता है मेल डोमिनेटेड। और जना कहते हैं लार्जेस्ट सोशल यूनिट को ऋग्वेदा में। और फैमिली को ये कुल्ला कहते थे, छोटी सी फैमिली होती थी कुल्ला। जब 2-3 फैमिली कंबाइन होती थी उसको ग्रामा कहते हैं, जब 2-3 ग्रामा कंबाइन होते हैं उसको वीसु कहते हैं, वीसु जब कंबाइन होता था उसको जाना कहते थे। मीन्स बहुत बड़े बड़े एरियाज़ पे एक एक राजा रहता था जानाज पे। और फिर ट्राइबल जो सोसाइटीज़ थी वो कंबाइन होते थे सभाज में और समितिज़ में, जैसे युदाज थे, पुरास थे। और सोशल स्ट्रक्चर क्या था? वुमेन रेस्पेक्ट दिया जाता था वुमेन को, उनको सभाज और समितिज़ में बुलाया जाता था। इवन उस ज़माने में वुमेन जो थी वो पोइटस भी हुआ करती थी, जैसे गोसा थी, अपाला थी। उसके बाद ये मोस्टली रियर करते थे काउज़ को, काउ की इम्पॉर्टेंट प्लेस थी। मोनोगैमी पे ये भरोसा करते थे, मीन्स सिंगल मैरिज, सिंगल और पॉलीगैमी सिर्फ रॉयल और नोबल फैमिलीज़ में थे। चाइल्ड मैरिज कहीं भी नहीं था। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उतनी नहीं थी, रिजिड नहीं थी, हायरार्किकल सिस्टम नहीं। इकोनॉमी इनकी क्या थी? ये मोस्टली कैटल रेयरिंग पे डिपेंड करते थे, मीन्स चराते थे अपने जानवरों को, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। और रिवर्स के ज़रिए एक दूसरे जगह से दूसरी जगह अपने नावों पे जाते थे।
कॉटन और वूलन फैब्रिक्स पे को बुनते थे, बनाते थे। उसके बाद यहाँ पर बाटर सिस्टम था, मीन्स अगर ये किसी को सर्विस देते थे, एक्सचेंज में ये अनाज लेते थे। जैसे नाई हमें बाल काटता था, फिर हम उसको 1 साल बाद अनाज देते थे या बाकी चीज़। जो कॉइन्स थी उनको निष्का कहते थे। जो रिलीजियस प्रैक्टिस थे, ये अर्थ को, फायर को, विंड को, रेन को पूजा करते थे, जिसको इंद्रा कहते थे, पृथ्वी कहते थे, अग्नि कहते थे, वरुणा कहते थे या यवा कहते थे। फीमेल्स की डाइट्रीज़ नहीं, मतलब फीमेल्स की जो डाइट्रीज़ थी वो उषा और अदिति थी। वहाँ उस ज़माने में टेम्पल्स और जो मूर्तियाँ थी उनकी पूजा नहीं होती थी। लेटर वैदिक पीरियड जो है उसको आर पेंटेड ग्रे वियर फेज कहते थे। वो 1000 BC से 600 BC तक चला। ये मोस्टली ऑक्यूपाई, जो आर्यंस थे उन्होंने ऑक्यूपाई किया ईस्टर्न यूपी, जिसको कोसाला कहते थे, यहाँ बिहार। पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, उसमें भी महाराजा होता था। सुमाल जो यूनिट्स थे महाराजाज के, वो कंबाइन हुए थे इस वाले पीरियड में, और वो बहुत बड़ा किंगडम बन गया था। और उसके बाद किंग को ज़्यादा पावर होता था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेज से। और ये क्या करते थे, ये सेक्रीफाइसेस ऑफ एनिमल्स करते थे, या कैरेट रेस करते थे, या हॉर्सेस को सेक्रीफाइस करते थे। उसी मीन्स रिलीजन था, रिलीजन इनका थोड़ा सा चेंज हो गया। ये ज़्यादा ध्यान देने लगे सेक्रीफाइसेस पे, और जो सबाज और समितिज़ थी उस पे उन्होंने क्या किया, ध्यान देना कम किया, मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पर वर्ना सिस्टम था, जहाँ पर ब्राह्मण्स थे, क्षेत्रियाज, वैश्वाज, शूद्राज थे। ब्राह्मण, क्षेत्रियाज और वैश्वाज को सर्व करते थे शूद्राज, और वुमेन को इस एज में परमिट नहीं किया जाता था सबाज और समितिज़ में। वुमेन की जो इंपॉर्टेंस थी वो कम हो गई। पहले में तो चाइल्ड मैरिज टोटली बैन था, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड मैरिज कॉमन था। सब कास्ट बेस पे ऑक्यूपेशन था, गोत्राज थे। उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर को चीफ ऑक्यूपेशन माना जाता था। इंडस्ट्रियल वर्क भी की जाती थी, जैसे मेटल वर्क है, पोट्री है, उसके बाद कारपेंट्री है, या फॉरेन ट्रेड होता था इसमें। ये जाते थे बेबलोन में, सुमेरिया में। देखें रिलीजन क्या था इस टाइम में। प्रजापति होता था जो पैदा करने वाला था, विष्णु होता था जो प्रिजर्व करता था। ये 2 इंपॉर्टेंट गॉड्स थे। उसके बाद इंद्रा एंड अग्नि जो थी उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। उसके बाद ये प्रेयर को कम इम्पोर्टेंस देते थे, मीन पूजा को कम इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन ज़्यादा सेक्रीफाइसेस को इम्पोर्टेंस देते थे। जो प्रीस्टली क्लास था वो बहुत ही पावरफुल था, और वो रूल करवाता था। मतलब रिचुअल्स जो हमारे मतलब है उन पे ज़्यादा ध्यान देते थे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो था वो इस पीरियड में थोड़ा डिक्लाइन हो गया। उसके बाद वैदिक लिटरेचर, वेदास जो थे, मेजर वेदास इसी पीरियड में लिखे गए, जो स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज को बयान करते थे। उसके बाद 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर, सामवेदा और अथर्ववेदा, चारों में से जो ऋग्वेदा था वो अर्ली वैदिक एज में कंपोज किया गया। जो बाकी 3 थे, जैसे यजुर्वेदा, सामवेदा या अथर्ववेदा, वो लेटर वैदिक एज में कंपोज किए गए। उसके बाद महाभारत और रामायण भी इसी पीरियड में कंपोज किया गया।